हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज हम इस वीडियो के अंदर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो सेमेस्टर सिस्टम एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम कंडक्ट हो रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का आज थर्ड पेपर था जो कि फर्स्ट सेमेस्टर एमए का था, जिसका नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, यानी तुलनात्मक राजनीतिक जो संस्थाएं हैं वो इस पेपर का नाम है। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। और आपको पता होना चाहिए फुल मार्क्स मैक्सिमम 120 है, पास होने के लिए 36 नंबर चाहिए और इसमें आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी से पूछे जाते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो इनमें से आपको ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर चूज करना पड़ता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच मैथड ऑफ स्टडी इज नॉट इंक्लूडेड इन द मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न से पता चल जा रहा है कि आज के युग में अपनाई जाने वाली जो दृष्टिकोण है, आधुनिक दृष्टिकोण में कौन सा स्टडी का मेथड जो है ना अपनाया नहीं जाता है। तो अब देखिए, एक बात करते हैं मॉडर्न की। जहाँ मॉडर्न आ गया और तो फिर उसमें हिस्टोरिकल अप्रोच थोड़ी अपनाया जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हिस्टोरिकल पुराना और ऐतिहासिक है। और अगर हमें पुराना और ऐतिहासिक हम किस में अपनाएंगे, हम ट्रेडिशनल में, ट्रेडिशनल में अपनाते हैं, ना कि मॉडर्न के अंदर। तो यहीं से पता चल रहा है कि मॉडर्न जहाँ है वहाँ हिस्टोरिकल नहीं होगा, बाकी स्ट्रक्चरल फंक्शन होगा, बिहेवियरल होगा, क्योंकि ये मॉडर्न स्टडी का है। और पॉलिटिकल कल्चर एकदम न्यू है, इसीलिए ये सब इसमें अपनाया जाता है, बट हिस्टोरिकल नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हिस्टोरिकल, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट is not an approach of study but its use in comparative political analysis has started in the last 3-4 decades. The main assumptions of this approach which contain its meaning and include. ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसे हम समझते हैं आराम से। जब भी हम किसी भी तरीके से स्टडी की बात करते हैं कि हमें कुछ पढ़ना है, ठीक है, हम स्टडी की बात करते हैं, तो हमारे पास अप्रोचेज़ होनी चाहिए। हमारे अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, जैसे मॉडर्न, हम बिहेवियरल अप्रोच है, बहुत सारी अप्रोचेज़ होती है, ट्रेडिशनल है, हिस्टोरिकल है। लेकिन एक नई तरीके से एक हम देख सकते हैं 30 से 40 सालों के अंदर एक अप्रोच नई हमें देखने को मिलती है। वास्तव में वो कोई अप्रोच नहीं है, वो लोगों के नाम है, लेकिन वो एक ऐसी विचारधारा बनती जा रही है धीरे धीरे, जो कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक राजनीति में एक हम कह सकते हैं अप्रोच के रूप में स्टडी की जा रही है, जबकि वो रियल में तो अप्रोच है ही नहीं। तो यहाँ पे यही कहा गया कि मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जो है ना, वो कोई अप्रोच नहीं है स्टडी की, लेकिन इसका यूज़ हो रहा है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में 3 से 4 दशकों में हो रहा है। द मेन अजम्पशंस जो हम देखते हैं क्या है ऑफ दिस अप्रोच, ये अप्रोच है क्या वास्तव में, विच कंटेन इट्स मीनिंग इंक्लूड। तो देखते हैं क्या क्या इसमें इंक्लूड होते हैं। अब सही गलत का, द स्टडी ऑफ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्टेट इज अप्रोप्रिएट बट दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एवरीथिंग। इस अप्रोच में हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि द स्टडी ऑफ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, जैसे हम स्टेट की बात करते हैं, हम राज्य के फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तब हम कहते हैं ना हाँ ये अप्रोप्रिएट है, ज़रूरी है, बट हम हर चीज़ स्टेट को नहीं मान सकते। हम हर चीज़ तो स्टेट को नहीं मान सकते, ठीक है, हम उसके ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी कर लेंगे। अब हर चीज़ तो स्टेट को नहीं माना जा सकता ना। तो ये बात, ये जो कहता है कि मार्क्सिस्ट व्यू कहता है ये वाली बात कि ना, मतलब हमारा जो फोकस है ना वो बियॉन्ड फॉर्मल स्ट्रक्चर जाना चाहिए। हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर पर फिक्स ना रहे, उससे ऊपर उठकर इकोनॉमिक और क्लास स्ट्रगल जो है ना, क्लास स्ट्रक्चर्स, उसको शामिल करें। मार्क्सिस्ट अप्रोच कहती है ऐसा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या है, द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग स्टेट्स आर मोर इन लाइन विद मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कंसेप्ट्स। कहते हैं कि जो डेवलपिंग आज स्टेट्स हैं, जो विकासशील राज्य हैं, उनकी ना प्रॉब्लम आज है ना मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट के कंसेप्ट से बहुत रिलाई करती है, मैच करती है। हेंस दे कैन बी अंडरस्टूड बेटर ऑन द बेसिस ऑफ दिस अप्रोच। और शायद इसीलिए 3 से 4 दशकों में इन्हें पढ़ा जा रहा है। बिल्कुल सही है, ये दोनों अब आप पढ़ रहे हैं तो मैच कर पा रहे हैं ना कि क्वेश्चन से एकदम मिक्सड हो रहे हैं, सही जा रहे हैं, ठीक है, दोनों सही है। अ होलिस्टिक अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल बिहेवियर। और हमें अगर किसी भी राजनीतिक व्यवहार को समझना है तो हमारी अप्रोच है ना कोई सीमित नहीं होनी चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, दायरे पे ना वो निर्भर नहीं करनी चाहिए। हॉलिस्टिक अप्रोच चाहिए, पूर्ण रूप से हम हर चीज़ को देखें। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट ना करेक्ट है, तो हम कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एवरी पॉलिटिकल सिस्टम हैज़ सम इनपुट फंक्शंस। अब हम देखते हैं कि हर राजनीतिक सिस्टम का एक अपना इनपुट फंक्शन होता है, विच आर परफॉर्म्ड बाय एवरी पॉलिटिकल सिस्टम। जो इनपुट फंक्शंस होते हैं ना, वो सारे पॉलिटिकल सिस्टम उसको परफॉर्म करते हैं टू ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट। ठीक है, इसके अंदर कौन सा इनपुट जो है छोटा है बड़ा है, विच ऑफ दीज फंक्शंस इज नॉट इंक्लूडेड इन द इनपुट फंक्शन। अब हमें बताना है नीचे पढ़कर ऑप्शन कि इनमें से कौन सा फंक्शन जो है ना वो इनपुट फंक्शन नहीं है। अगर आपने बहुत ही अच्छे से सिस्टम अप्रोच पढ़ा होगा बाय डेविड ईस्टन को, तो आपको पता होगा इनपुट और आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं, अगर नहीं पढ़ा तो गलत भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि डेविड ईस्टन ने सिस्टम थ्योरी दी थी। ओके, वो कहते हैं कि जैसे कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और माइग्रेशन है, तो क्या ये एक तरह से यहाँ पे पूछा गया है कि नॉट इंक्लूडेड होना चाहिए इनपुट फंक्शंस में, लेकिन इसमें तो हमें इनपुट है मिलते हैं। ठीक है, ये तो हमारा इनपुट फंक्शन का हिस्सा है, पॉलिटिकल एंड सोशल। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्सप्रेशंस एंड इंटरेस्ट एग्रेशंस। ये भी हमारा इनपुट फंक्शन का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट होंगे तभी तो मतलब इनपुट लगता है ना किसी भी चीज़ को, पॉलिसी को बनाने के लिए। और राजनीतिक समाजीकरण भी इनपुट है। रूल मेकिंग, यहाँ पे डाउट है। और नेक्स्ट है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ये भी इनपुट है। अब रूल मेकिंग क्या होता है? रूल मेकिंग तो एक आउटपुट फंक्शन है, ये तो रिजल्ट है। रूल बना और रूल बना, क्योंकि सब फीडबैक दे के रूल बनेगा ना, तो इसीलिए ये आउटपुट फंक्शन है। तो हमेशा रूल मेकिंग को ना आउटपुट फंक्शन कंसिडर्ड किया जाता है, इसीलिए ये इनपुट नहीं है, यही इसका आंसर होगा। और अगर आपने डेविड ईस्टन की ये तीनों सिस्टम थ्योरी पढ़ी है, तो उसमें उन्होंने पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन इनको बताया है, स्पेशली उन्होंने बताया है इंटरेस्ट एग्रीगेशंस एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो उसमें उन्होंने रूल मेकिंग की बात नहीं की है। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपने डेविड ईस्टन पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिनॉक एंड स्मिथ हैव मेंशन्ड द indispensable elements of constitutionalism in their book political science। पिनॉक और स्मिथ ने अपनी जो किताब है पॉलिटिकल साइंस में, उसमें ना संविधानवाद के मतलब तत्वों को शामिल किया है, लाइक ठीक है, एन इंट्रोडक्शन में। क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, हम देखते हैं। तो इसमें फीचर्स बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, इंडिस्पेंसिबल इंस्टीट्यूशन होता है। संविधान अपरिहार्य संस्थाओं को अभिव्यक्त करने वाला होता है। ठीक है, सही है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन इज द डायरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट। जो विकास होता है ना, उसका डायरेक्टर होता है, उसी के अंडर में सब कुछ होता है। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑर्गेनाइजर ऑफ पॉलिटिकल पावर। जितनी भी आज पॉलिटिकल पावर है, उसका ऑर्गेनाइजर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाके इंडिया में तो काम नहीं कर सकती, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। और हमारे यहाँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल टास्क इज नल एंड वॉइड हो जाता है। तो ये तीनों ही है ना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अच्छे से वो कर रहे हैं, तो तीनों ही सही। ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सेकेंड वोटिंग सिस्टम इज मेनली यूज्ड इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री। फैक्चुअल क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री के अंदर जो है ना मतदान प्रणाली मुख्य रूप से राष्ट्रपति जो चुनाव होता है, दो हम कह सकते हैं ना, द्वितीय मतदान प्रणाली काम ली जाती है, तो वो है फ्रांस। ओके, आंसर फ्रांस होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी। अब हमारा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाला आ गया है। स्टडी ऑफ मैकियावेलीज बुक। अब मैकियावेली की द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है? द प्रिंस। द प्रिंस है, हमें याद होनी चाहिए। और इसी में इन्होंने मेनली कंट्रीब्यूशन दिया है कंपैरेटिव पॉलिटिकल स्टडीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डेविड ईस्टन्स बुक डैश पब्लिश्ड इन 1953 ही प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ जनरल थ्योरी इन पॉलिटिकल साइंस। डेविड ईस्टन की कौन सी जो बुक है, उन्होंने अपना आइडिया दिया है, तो उनकी एक बुक है द पॉलिटिकल सिस्टम। द पॉलिटिकल सिस्टम, ये डेविड ईस्टन की किताब जो 1953 में पब्लिश हुई थी। अब देखिए, आपको इंपॉर्टेंट राइटर्स की बुक याद करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल कल्चर हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय डिफरेंट स्कॉलर्स बाय डिफरेंट नेम्स। डेविड ईस्टन हैज़ एड्रेस्ड इट बाय द नेम। जो पॉलिटिकल कल्चर होता है
वो डिफरेंट स्कॉलर्स ने बहुत सारे लाइक डेविड ईस्टन ने किया है अपना मतलब सजेस्ट किया है। तो कैसे, तो उन्होंने इस चीज़ को कैसे बताया है, पॉलिटिकल सिस्टम नाम से। दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम नाम से इनकी बुक भी थी और यहाँ पे इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम नाम से इसे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स डैश हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इन द इंटरेस्ट ऑफ एंटायर पब्लिक। कौन सा बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया है एरिस्टोटल ने? तो इसका क्या आंसर होगा? उन्होंने पॉलिटी को बताया बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, नेक्स्ट है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किसने दिया था? रॉबर्ट मिशेल्स। हमने बहुत बार नाम पढ़ा है, रॉबर्ट मिशेल्स ने दिया था आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का नियम। यानी हम कह सकते हैं ये एक सोशियोलॉजिस्ट थे, इफ आई एम नॉट मेकिंग मिस्टेक, रॉबर्ट मिशेल्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेक्शन बी, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच टू कंपैरेटिव। हमें आधुनिक अप्रोचेस बतानी है, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी के और में है द डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट। क्या डिफरेंस है? मार्क्सिस्ट लेनिस्ट फ्रेमवर्क एज अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हैज़ इट्स लिमिटेशन। डेविड ईस्टन का सिस्टम एनालिसिस, और इसमें ये डायग्राम कभी नहीं भूलना है बनाना। ओके, इनपुट आउटपुट मॉडल वाला। डिस्क्राइब द मेन एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ये मैंने अपने वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रखा है, एंड पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन भी। फिर है मैकाइवर की जो थ्योरी है क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट की, वो डिफरेंट है बिकॉज ये मॉडर्न है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जनमत का क्या इंपॉर्टेंस होता है डेमोक्रेसी में, वो बताना है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पॉलिसी मेकिंग, ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल होता है पॉलिसी मेकिंग में, वो कितने ज़्यादा फील्ड नॉलेज रखते हैं, प्लस वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवाइज़र होते हैं जो मिनिस्टर्स को एडवाइस करते हैं। ओके, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया, भारत में मतदान का निर्धारक तत्व क्या है। अब सेक्शन सी आता है, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को बताना है कैसा था। एग्जामिन द बिहेवियरल अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस में हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बिहेवियर अप्रोच को बताना है। डिफाइन पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, इट्स पैराडिग्म बताने हैं। एक्सप्लेन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी कीपिंग इन व्यू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, आज विश्व भर में लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहार को बताने हैं। एक्सप्लेन द रोल एंड लिमिटेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन द कंटेक्स्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ ड्रिवन मॉडर्न सोसाइटी, यहाँ ब्यूरोक्रेसी की हर चीज़ बतानी है, वो नेगेटिव साइड भी बताना है, उसकी लिमिटेशंस भी बतानी है, प्लस एवरीथिंग। सो ये था हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस का एक स्मॉल सा एनालिसिस पेपर का, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।